लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने करना क्या है, जो हमारी पूरी ये जर्नी रहेगी आपकी प्रेपरेशन की। तो आज क्या कर रहा हूँ मैं, अगले जो 15 दिन का जो आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, तो उस टास्क को आपने करना ही सही से। और इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि आपको पढ़ना किस तरह से है। तो भी मैं 15 डेज़ के लिए आपको 3 एनसीईआरटी पढ़ने को दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, उन एनसीईआरटी को सही से पढ़ना है और 15 दिन के बाद आपके सामने उन्हीं एनसीईआरटी में से एक टेस्ट होगा। और जिस दिन टेस्ट होगा उसके बाद जो 16th जो डे होगा उस दिन आपके साथ डाउट सेशन होगा, कि जिसमें आप पूछ भी सकते हो कि कैसे, कि जो जो आपके डाउट रहे होंगे। और जो ये मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी, ये ज़रूरी ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ जिन्होंने भी स्टार्टिंग ही करी है। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जिन लोगों ने अपना पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया है उनके लिए भी ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो अभी मैं आपको जो एनसीईआरटी की जो बात कर रहा हूँ वो 2 एनसीईआरटी हम पैरेलली चलाएंगे। एक है पॉलिटी और एक है ज्योग्राफी। ये काम करना है आपने। तो पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है वो है 11th की एनसीईआरटी है, क्योंकि इसमें हमने 6 से लेकर 10 तक नहीं पढ़नी, सिर्फ 11th क्लास की ही पढ़नी है। और इसमें क्या है, 2 एनसीईआरटी है, तो आपको एक एनसीईआरटी दे रहा हूँ मैं भी पढ़ने के लिए। इस एनसीईआरटी का नाम है पॉलिटिकल थियरी। ये वाली बुक है पॉलिटिकल थियरी के ऊपर। पॉलिटिकल थियरी एक तो ये करनी है ना। और कुछ कुछ टॉपिक्स आपके साथ मैं इसके डिस्कस भी कर लूँगा, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे हमारे लिए काम आएगी, और उसी तरह से आपने पढ़नी है आगे। ठीक है जी। और ज्योग्राफी की मैं आपको दे रहा हूँ फ़िलहाल पढ़ने के लिए 6th की और 7th की। तो ये 3 एनसीईआरटी पढ़नी है आपने, 6th एंड 7th की। तो आपने टारगेट ये रखना है कि इन जो 15 दिन है आपके पास, आधा महीना है, तो उसमें आपने ये 3 एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। ठीक है जी। और उसके बाद बीच में आपने क्या पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ पा रहे हो तो आपने करंट अफेयर ज़रूर पढ़ना है। करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट रहेगा कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो, है ना। तो अगली क्लास में आपके साथ ये वाला पार्ट डिस्कस होगा, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता है। तो न्यूज़पेपर में देखो हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है। तो अगर चाहो तो आप हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, और हिमाचल के लिए ट्रिब्यून आता है उसका भी पार्ट पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी देखो, पिछली वीडियो अगर देखोगे आप मेरी, तो उसमें मैंने बता रखा है आपको कौन सी एनसीईआरटी आपने नए वाली पढ़नी है और कौन सी एनसीईआरटी पुरानी वाली पढ़नी है। तो दोनों का ही मिक्स करके पढ़ना है। कि जैसे ज्योग्राफी की है तो ज्योग्राफी की मैं बताऊंगा आपको कि आपने नए वाली ही पढ़नी है, पुरानी वाली नहीं पढ़नी है, नए वाली ही। वैसे तो पुरानी वाली बहुत अच्छी है, बट नए वाली भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। चलो जी। तो ये करंट अफेयर ये आपने साथ साथ ज़रूर पढ़ना है ना। तो अगर हुआ, चलो इस वीक तो नहीं बोलूँगा मैं, इस वाले 15 दिन के लिए, नेक्स्ट के लिए हम करेंगे आपके साथ करंट के भी हम क्या करेंगे, टेस्ट बनाया करेंगे आप लोगों के लिए। तो करंट अफेयर्स। अब तीसरी चीज़ आती है हिमाचल जी के। अगर आप के पास, ये भी ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। जिनकी तैयारी है थोड़ी बहुत, वो 1-2 घंटा हिमाचल के लिए भी ज़रूर निकालें। तो उसके लिए बुक्स क्या है, एक तो जैसे जोगटा एकेडमी वाली हमारी किताब है उसको पढ़ सकते हो, और साथ में रेफरेंस के लिए आप बलोखड़ा रख सकते हो, जो जगमोहन बलोखड़ा किताब है वो रख सकता है रेफरेंस के लिए। तो इतना आपने ये करना है। तो अब देखो, आप समझो इस बात को, अगर आपके सामने ये टास्क है और 15 दिन में आप बिल्कुल इसके ऊपर ही फोकस करोगे, कि देखो इसमें क्या है कि प्राइमरी में आपकी होगी एनसीईआरटी, और उसके बाद अगर समय बचता है तो आपके पास है हिमाचल जी के एंड करंट अफेयर्स। तो ऐसे ऐसे करते हुए जो हमने रखा था टारगेट 4 to 5 मंथ में हमने सारी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। और मैं आपको पूरी एश्योरेंस देता हूँ कि आप इंजॉय करोगे इस एनसीईआरटी को पढ़ना। और मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा किस तरह से ये सिलेबस में आपको हेल्प करेगा, प्री के भी और मेंस के भी। क्योंकि आज की डेट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में, वो फैक्चुअल भी है और कंसेप्चुअल भी है। और जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो आती ही एनसीईआरटी से है ना। तो ये जो शॉर्टकट मारते होते हम कई बार कि किसी के नोट्स पढ़ लिए, और चाहता तो मैं भी आपके साथ एनसीईआरटी की समरी टाइप बना देता, पर वो मेरी मेहनत होती, मेरा तरीका होता, तो
उस समरी में मैं अभी फ़िलहाल विश्वास नहीं करूँगा। मैं यही चाहूँगा कि आप खुद पढ़ो, क्योंकि अगर मैं अपनी समरी दे देता हूँ आपको बना के, शॉर्टकट बना के देता हूँ, तो आपका जो एक थॉट प्रोसेस है वो नहीं डेवलप हो पाएगा, आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी की जो ओरिजिनल चीज़ है ना, वो उससे आप वंचित रह पाओगे। तो इसलिए मैं यही बताऊँगा आपको कि शॉर्टकट ना मारे, एक बारी अच्छे से करें एनसीईआरटी, तो आपको कम से कम 40-50% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। जो मैंने एनसीईआरटी की एक लिस्ट आपको बना के दी है, तो पिछले वाली वीडियो देखना, वो यूट्यूब में मिल जाएगी आपको, तो उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया होगा कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है जी। तो अभी क्या करूँगा फ़िलहाल के लिए, एनसीईआरटी में से कुछ टॉपिक उठाऊँगा, और अगर आपके पास एनसीईआरटी पड़ी है तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी अपने साथ रखें, जो मैंने बताया 6-7 की ज्योग्राफी की और जो 11th क्लास की है पॉलिटी की। तो उससे आपने एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है, तो उससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कैसे पढ़ना है, इसकी क्या अहमियत है। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पहले पॉलिटी की करूँगा डिस्कस, उसके बाद ज्योग्राफी की करूँगा, और पॉलिटी की जब हमारी एंड हो जाएगी तो डिस्कशन, तो आप क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जो भी आपके क्वेरीज होगी उसको भी हम डील करेंगे। ठीक है जी। तो बस आपने ये रखना के टारगेट, आपको 15 दिन का टास्क दे रहा हूँ, यही मेंटरशिप का एक प्रोग्राम है हमारा, करना आपको ही है। सिर्फ मैं आपके लिए जो मैं हेल्प कर सकता हूँ वो डिपेंड आप पे करेगा कि आप कितना पुश करते हो अपने आप को भी और मेरे को भी, कि मुझे ये करना चाहिए, है ना। चलो जी। तो अब देखो, अब जैसे ये पॉलिटिकल थियोरी वाली है, अब पॉलिटिकल थ्योरी क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो वैसे तो क्या है, सबसे पहले एक चीज़ होती है पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थॉट्स। अब जो थॉट्स है वो अलग अलग थिंक कर रहा है। एरिस्टोटल रहा है जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला है ना, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट है प्लेटो, है ना, हॉब्स, लॉक, रूसो, ऐसे बतेरे थिंक कर रहे हैं। इवन इंडिया में महात्मा गांधी रहा है, अरबिंदो घोष रहा है। अब ये लोग थे थिंकर जिन्होंने कुछ सोचा है। तो थॉट का मतलब क्या होता है, कुछ उन्होंने सोचा और इसके ऊपर क्या कर दिया, इन्होंने कोई थ्योरी डेवलप कर दी। इसके ऊपर क्या कर दिया इन्होंने, कुछ थ्योरी डेवलप कर दी। अब जैसे कार्ल मार्क्स था, तो कार्ल मार्क्स ने फिलहाल के लिए ये सोचा उस टाइम कि जो दुनिया में जो लोग हैं वो हमेशा दो कैटेगरी में रहे, एक हैव वाले और एक हैव नॉट वाले। अब जो हैव वाले हैं उनके पास हमेशा प्रॉपर्टी रही है, उनके पास पावर रही है, और जो हैव नॉट वाले हैं उनके पास हमेशा लेबर रही है, काम करने की क्षमता रही है। तो उन काम करने की जो क्षमता है वो किसने हार्नेस की, हमेशा जो हैव वाले हैं। तो कार्ल मार्क्स को अगर हम थिंकर के तौर पर देखें, कार्ल मार्क्स को अगर हम थिंकर के तौर पर देखते हैं, तो कार्ल मार्क्स ने ये देखा कि जो युग रहे हैं सोसाइटी के वो हमेशा बदलते रहे। तो सबसे पहले क्या था, एक था मास्टर और एक था स्लेव। मास्टर के पास दिमाग था, स्लेव के पास उतना दिमाग था नहीं, उसके पास लेबर थी। तो मास्टर ने क्या कर दिया, अपनी मेंटल फैकल्टी को यूज़ करके उसकी लेबर को, उसकी जो फिजिकल शक्ति थी उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो मास्टर आ गया हैव वाला, ये आ गया हैव नॉट वाला। उसके बाद अगला कौन आया, इसके पास आ गई लैंड, जिसको हमने क्या बोल दिया, लैंडलॉर्ड्स। और आगे जो काम करने वाला है उसको बोल दिया सर्फ, जिसके पास क्या है, सिर्फ लेबर का काम करता है। फिर यही लैंडलॉर्ड के बाद ही कन्वर्ट किस में हो गया, ये बन गया इंडस्ट्रियलिस्ट और ये बन गया वर्कर इन इंडस्ट्री। तो ऐसा उसने कुछ सोचना स्टार्ट कर दिया कि एक तरफ हैव वाले है और एक तरफ हैव नॉट वाला है। और जो इससे भी पहले जो सोसाइटी थी, मास्टर से भी पहले जो सोसाइटी थी, उसको बोला इसने प्रिमिटिव सोसाइटी। अब जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसमें सब बराबर थे, क्योंकि किसी के पास कुछ था ही नहीं, किसी ने कुछ बचा के रखा ही नहीं था, सबका सब क्या था, बराबरी के तौर पर था। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में आदमी फ्री था, ना कोई मास्टर था ना कोई स्लेव था, ना कोई लैंडलॉर्ड था ना कोई सर्फ था, ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था और ना कोई लेबर थी। अब जो भी जिसके पास ये इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, यही क्या बन गया, कैपिटलिस्ट। किसी को क्या बोल दिया इसने, कैपिटलिस्ट बोल दिया। अगर इसकी एक क्लास बना दी उसको बोल दिया बुर्जुआ क्लास, और ये बन गई लेबर क्लास, और साथ में क्या बोलते इसको, प्रोलेटेरिएट क्लास। तो ऐसे ऐसे बंट बंट के तो इसने ऐसा सोचा कि भैया ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसका, लेबर का। अब सारा काम लेबर करता है और कुछ सामान बनाना को भी लेबर करता है, और उधर फ़ायदा कौन ले रहा है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट
पूंजीवादी जिसको बोला वो आदमी। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन कैपिटलिस्ट की जो संख्या वो कम होती जा रही है, लेबर की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज गोइंग टू बी कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। बहुत ही कम लोगों के पास क्या है, सारी मटेरियल रिसोर्सेज आ गया। अब सारे अगर मटेरियल रिसोर्सेज अगर उनके पास आ गए तो उनके पास अब पावर भी आ गई, अब सरकार भी उनकी है। अब जो ये सरकार जो नीतियाँ पॉलिसी बनाएगी वो सारी किसके हक में बनाएगी, इंडस्ट्रियलिस्ट के हक में बनाएगी। और किसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, वर्कर को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो कार्ल मार्क्स बोलता है जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसमें तो सब बराबर थे, उसमें क्या थी, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। ना कोई क्लास थी, ना कोई स्टेट था, ना कोई ऊपर था, ना कोई नीचे था, सब बराबर थे। तो आगे जाके बोलता है कि अब क्या करो, एक रेवोल्यूशन लाना ज़रूरी है। रेवोल्यूशन आएगा तो रेवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो ये क्लास है लेबर क्लास इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाएगी, इनको ये गिरा देगी और फिर से क्या बन जाएगी, एक फिर से वैसी ही सोसाइटी बन जाएगी। वैसी ही क्या बन जाएगी, एक सोसाइटी बन जाएगी जैसी प्रिमिटिव थी, कोई क्लास नहीं होगी, कोई स्टेट नहीं होगी। तो ऐसा उसने क्या किया, सोचा। ये क्या थी उसकी थॉट्स था उसका। अब इस सोच में से क्या निकली, थ्योरी। अब ये जो मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी थी, अब इस मार्क्सिस्ट की थ्योरी को क्या बोलेगा हम, जो उसके साथ जुड़ी हुई है, सोशलिज्म या जो कम्युनिज्म है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म बोलेंगे इसको। अब इसी में से जहां सोशलिज्म होगा, सोशलिज्म का मतलब क्या हो गया कि सोसाइटी ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय सोसाइटी, जहां पे कोई क्लास ही नहीं है। अगर जो सोसाइटी सब कुछ ओन करती है, एक सोसाइटी सब कुछ ओन करती है, इसका मतलब क्या हुआ, सोसाइटी में सब कौन है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या कंसेप्ट आएगा, इक्वलिटी। तो अगर कार्ल मार्क्स की इसमें से क्या निकला हमारे पास, इक्वलिटी। इक्वलिटी, तो जो ये इक्वलिटी है ना, ये क्या हुई, ये हुई थ्योरी, दैट इज बेस्ड ऑन थॉट। तो थॉट कोई थिंक कर देगा, उसके बेस पर जो निकलेगा वो क्या हो जाएगी, हमारी थ्योरी। अब इसी को थ्योरी बोलेगा हम। अब जो ये बुक है ना, आपको ये बताती है कि, अब मैंने एग्जांपल लिया यहां पे किसका, इक्वलिटी का। तो जो इक्वलिटी है ना, तो ये किस में से निकली है, किसी की थॉट में से और किसी की थ्योरी में से। तो ये इक्वलिटी है जी। अब आगे क्या हो जाएगा, यही इक्वलिटी फिर हम कहां पढ़ेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब यही थॉट से क्या बनी, थ्योरी, और थ्योरी क्या, जब ये थ्योरी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में लाने लगे हम इसको, तो ये कहां पे एंटर करेगी, पॉलिटिक्स में। तो अब जो ये कहाँ जाएगी, जो हमारी अगली किताब है एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क। जब ये थ्योरी काम में लग गई, काम में लाई गई, तो उसको क्या बोलेगा हम, प्रैक्टिस में आ गई चीज़। अब इसी तरह से आप देखोगे इक्वलिटी के बेस पर हमारे क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक क्या मेरे पास, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। फिर आगे जाके सभी को और बराबर करना है। अब सबको अगर मैंने और बराबर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं, कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अब जो इक्वलिटी भी होगी, इक्वलिटी भी दो तरह की होगी। अगर इक्वलिटी भी होगी तो वो दो तरह की होगी, अगर आपने पढ़ा होगा तो। इक्वलिटी क्या होगी, एक तो होगी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और एक हो जाएगी एंड इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी में क्या होगा, सबको ही मौका मिलेगा कि सब एग्जाम जब देते हैं हम जब देते हैं तो फॉर्म भरने का मौका सबको ही होगा। जो भी एलिजिबल लोग हैं वो सारे क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। उसको क्या बोल दिया हमने, इक्वलिटी एट द लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, कि अगर इक्वलिटी बराबर दे दी हमने, तो फिर भी कोई लोग ऐसे हैं जो सबके साथ कंपीट नहीं कर पाते। तो अब इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ क्या बोल दिया हमने, कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। बढ़िया तो वो होगा जहां पे एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं रैशनल क्लासिफिकेशन, लोगों को क्लासिफाई करना पड़ेगा
कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने मौका सबको बराबर का दे दिया कि सब उसी रेस में पहुंचेंगे। बट कुछ लोग हो सकता है उस पे से कुछ गरीब लोग हो, कुछ लोग ऐसे हो जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ही पुअर हो, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मैं उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं रेस का एक वो रखी है, कंपटीशन रखी है, अब मुझे क्लासीफाई, अब कंपटीशन में सब पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब उस पार्टिसिपेशन में कि कुछ लोग एजड हो गए तो एज वालों को अलग कर दो, 70 से प्लस वाले, 70 से प्लस वाला जो एज होगा वो 25 साल वाले के साथ नहीं लड़ सकता, 70 वाले को अलग कर दिया, और 20 से लेकर 40 वाले को अलग कर दिया, 20 साल से नीचे वालों को अलग कर दिया। अब इक्वलिटी तो सबको ही है, बट एंड के लिए क्या करना पड़ा हमने, रैशनल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम रैशनल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये किसकी बात करता है, यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इक्वलिटी इक्वल कहाँ होने चाहिए, एंड में। शुरुआत में तो इक्वल है ही है सब, बट बाद में सबको विश्वास होना चाहिए कि हाँ जी मुझे इक्वली ट्रीट किया, कि मैं 70 साल का आदमी था, मैं 50 आदमी 20 साल का आदमी से नहीं दौड़ सकता था, उसने मुझे अलग से ट्रीट किया। तो इसको क्या बोलेगा हम, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट हो गई। और साथ में क्या बोलेगा हम, सोशल जस्टिस, कि जस्टिस हो गई एक आदमी के साथ, 20 साल वाला 50 साल वाले के साथ नहीं दौड़ता है। तो ये सारी क्या है, एप्लीकेशन है यहाँ पे। और अगर आप पढ़ोगे आर्टिकल 14 के अंदर, उसमें यही लिखा है, प्रैक्टिकली क्या लिखा है, आर्टिकल 14 के 2 पार्ट है पॉलिटी में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है, इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी, कानून के आगे सब बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट दूसरा पार्ट क्या बोलता है आर्टिकल 14 का ही, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तब होगा जब रैशनल क्लासिफिकेशन हो जाएगी। तो इस तरह से अब ये मैं बता रहा हूं बात आपको कि अब क्या है यहाँ, कि जो हम ये थ्योरी पढ़ते हैं इससे क्या हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी शब्दों को लेकर। अब यही फाउंडेशन है, यही बेसिक्स है। तो अगर आप ऐसे बेसिक्स समझना चाहते हो तो उसके लिए क्या है कि ये एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको अगली स्टेज में जाने के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, ये अब इस किताब के अगर चैप्टर देखोगे आप तो ये आप समझ गए हो गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि थॉट में से क्या निकलती है, थ्योरी, और थ्योरी के आगे क्या होती है जब वो चीज़ प्रैक्टिस में आती है। तो थॉट तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जीएस में, छोड़ दो उसको। और जो उस थॉट में से जो मेन थ्योरी निकली है, जो कि आगे प्रैक्टिस होती है, उन थ्योरी को जानना ज़रूरी है, और वही बेसिक है। अब क्या है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, सोशलिज्म है ना, लिबरलिज्म है, ये सारे क्या अपने आप में एक हिसाब से थ्योरी है। और इन्हीं के बेस पर हमारा संविधान बनाया आगे जाके, जिसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो अब इस बुक के अंदर आपकी कौन कौन सी बातें बताई है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, फ्रीडम की क्या थ्योरी है, इक्वलिटी की क्या थ्योरी है, सोशल जस्टिस की क्या थ्योरी है, राइट्स की क्या है, सिटीजनशिप क्या है, नेशनलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, पीस क्या है, एंड डेवलपमेंट क्या है। अब ये चीज़ आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर देगी कि पॉलिटी पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है जी बात। अब देखो, इसमें से अगर 1-2 और टॉपिक ले लूँ मैं आपके लिए, क्या क्या आपने इसमें से समझना है। अब जैसे मान लो हम इसमें देख रहे हैं कि एक चैप्टर है फ्रीडम। अब ये क्या है, थ्योरी ऑफ फ्रीडम। अब देखो, अब आपने कैसा समझना है, इसमें से रट्टे नहीं मारने, आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर हम फ्रीडम की बात करें, तो इसके पीछे जो थ्योरी है वो क्या है। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकली हमारे संविधान में, तो वहाँ फ्रीडम की बात कहाँ की गई है, वहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स में की गई है, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक की गई है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। और उसके बीच में 19 के अंदर क्या दिया, हमें 6 फ्रीडम दी है, 19 के अंदर हम 6 फ्रीडम दे रखी है हमें। और उसके बाद आगे जाके हम आर्टिकल जब 21 पढ़ते हैं, 21 के अंदर और बोल दिया, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, वो भी फ्रीडम है। और आगे जाके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कौन सी फ्रीडम दे दी हमें, 25 से लेकर 28 तक हमें दे दी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। तो ऐसी हमारे पास फ्रीडम्स दे रखी है। अब इन फ्रीडम्स का असल में मतलब समझना कहाँ से समझेगा हम, इस
थ्योरी ऑफ फ्रीडम। और आगे जाके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है वो क्या बोलते हैं, एफर्मेटिव एक्शन फ्रॉम स्टेट साइड, कि सरकार हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करेगी, राइट टू वर्क देगी हमारे लिए, अच्छा न्यूट्रिशन देगी खाने के लिए, है ना, और अगर कोई ओल्ड हो जाए उसको पेंशन देगी। तो इस तरह से सारी बातें यहाँ बताएगी, बट उसके पीछे जो असल मीनिंग हमने समझना है वो कहाँ से मिलेगा, मैं इस चैप्टर से, फ्रीडम। अब अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो फ्रीडम का मतलब क्या हुआ। फ्रीडम का मतलब ये हुआ, एक तो हो गई एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, कि फ्रीडम वो चीज होती है जहां, देखो मैं सिर्फ एनसीईआरटी की भाषा बोल रहा हूं बस, फ्रीडम वो चीज होती है जहां पे किसी भी तरह के मेरे सामने वादाएं ना हो, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कि जहां पे मेरे सामने कोई वादा ना हो, दैट इज फ्रीडम, सिंपल सी बात। और दूसरी फ्रीडम वो भी होती है कि जहां पे मुझे वादा तो नहीं है पर मेरे पास कुछ पोटेंशियल है, मेरे पास कुछ नॉलेज है और मेरे पास एक एज है, तो उस टाइम मैं अपने उस पोटेंशियल को हार्नेस कर पाऊं, तो वैसे भी मुझे एक वातावरण चाहिए, तो उसमें क्या चाहिए, मुझे एक एनवायरनमेंट भी चाहिए, एनवायरनमेंट ये भी चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह की फ्रीडम आ गई अगर आप देखेंगे, तो एक तो क्या हो गई, फ्रीडम फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स, मेरे ऊपर किसी भी तरह की वादाएं नहीं होनी चाहिए, और दूसरी क्या बोल रहा, मुझे एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसा मुझे क्या चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए वेयर आई कैन हार्नेस माय पोटेंशियल, जब मैं अपनी ज़्यादा पोटेंशियल को हार्नेस कर दूं, असल में वो फ्रीडम है। तो एक फ्रीडम तो ये है कि जो मेरे साथ ही चलती है, और ये क्या बनाती है, मेरा पर्सनल स्पेस, कि मेरा एक स्पेस है, इसमें किसी भी तरह की कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा, दैट इज पर्सनल स्पेस। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा हो सके मेरे हाथ में ना हो, ये एनवायरनमेंट बनाना काम किसका हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, सोसाइटी एनवायरनमेंट बनाएगी मेरे लिए। अगर एक सोसाइटी अच्छी ना हो तो मेरे लिए कैसे एनवायरनमेंट बनेगा, कि अगर मान लो मुझे लगता है कि मेरी सोसाइटी में अगर मैं लड़की पैदा हो गया और वो सोसाइटी मुझे अलाउ ही नहीं करती काम, वो बोलती आप शिक्षा भी नहीं लोगे, आप काम भी नहीं कर सकते, तो सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। और दूसरी सोसाइटी के साथ साथ क्या चाहिए हमारे पास, स्टेट, हमारी सरकार, वो कितना एनवायरनमेंट बनाती है। तो इसलिए फ्रीडम का मतलब ये हुआ, एक फ्रीडम ऐसी है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, और दूसरी फ्रीडम वो है जहाँ पे क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनना चाहिए कि जहाँ पे मैं अपनी फ्रीडम को बखूबी उसको यूज़ कर पाऊँ और उसमें से कुछ निकाल पाऊँ बाहर। तो ये इसमें बताया हुआ है एनसीईआरटी में। तो इसलिए एक कंसेप्ट आता है, एक होती है कौन सी, पॉजिटिव फ्रीडम, एक होती है नेगेटिव। ये हो गई नेगेटिव और ये हो गई पॉजिटिव, समझना बात को, ये हो गई नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि ऐसी फ्रीडम मुझे, जो मेरा स्पेस है जहां पे मैं किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करता, दैट इज माई पर्सनल फ्रीडम। तो अगर इस फ्रीडम का अगर कंसेप्ट देखोगे आप थ्योरी के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से इसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मुझे मेरी फ्रीडम में किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, नो, आई डोंट वॉन्ट एनी इंटरफेरेंस इन माई पर्सनल मैटर। तो नेगेटिव फ्रीडम हो गई है। और इस फ्रीडम में रह के मैं अपनी खुली सांस लेता हूँ। अब हो सकता है कि मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं कोई दूसरा नहीं डिसाइड करेगा, मैं नहीं मानता इसमें किसी का, इवन स्टेट भी इंटरफेयर ना करे। और मुझे कौन सा रिलीजन अडॉप्ट करना है, मुझे किससे दोस्ती रखनी, मुझे किससे मैरिज करनी है, तो नो इंटरफेरेंस। तो उसको क्या बोलते हैं हमने, नेगेटिव फ्रीडम। अच्छा, एक फ्रीडम ऐसा चाहता हूं मैं जिसका दूसरे का रोल होना चाहिए, दूसरे का क्या होना चाहिए, रोल होना चाहिए। अब मुझे ये सारी फ्रीडम दे दी, कपड़े पहनने, ये पहनने, वो पहनने, तो
और उधर से कोरोना आ गया, और अब तो मुझे वैक्सीनेशन चाहिए, वैक्सीनेशन तो मैं बना नहीं पाता खुद, मेरे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो तो मुझे कोई सोसाइटी प्रोवाइड करेगी ना, कोई स्टेट प्रोवाइड कर पाएगी। तो अगर मुझे स्टेट प्रोवाइड कर दी है तो उसको क्या बोल दिया, पॉजिटिव लिबर्टी या पॉजिटिव फ्रीडम। अब वो मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, वो सोसाइटी से। तो अगर हम देखेंगे तो जो ये हमारी सरकार है, स्टेट है, जो हमारी जो स्टेट है, स्टेट का मतलब है यहाँ पे सरकार, जो ये जो हमारी सरकार है, ये हमें दो एंगल से फ्री रखेगी। एक में क्या बोलेगी, मैं तुम्हारे एरिया में इंटरफेयर नहीं करूँगी। एक में क्या बोलेगी, मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा फॉर योर बेटरमेंट। अब यही फ्रीडम अगर देखेगा हम, ये पॉजिटिव फ्रीडम कहाँ, नेगेटिव फ्रीडम कहाँ दे दी हमने, फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स का मतलब यही है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरी स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोक नहीं पाएगा। राइट टू असेंबल पीसफुली, उसको रोक नहीं पाएगा। किसान खड़े थे कई महीनों तक रहे वो सड़क पे। और उधर से क्या बोलते कि नहीं, मुझे सरकार की तरफ से भी कुछ चाहिए। यहाँ पे सरकार क्या होगी, एक्शन मोड होगी, सरकार कुछ करेगी हमारे लिए, राइट टू वर्क देगी, न्यूट्रिशन देगी, ये सब कुछ देगी। तो वो कहाँ दिखता है हमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब देखना, तो अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बात, तो जो ये फ्रीडम की इसके अंदर बात की है कि फ्रीडम होती क्या है और सोर्स ऑफ फ्रीडम क्या है, सोर्स ऑफ कंस्ट्रेन क्या, मैंने बताया ना फ्रीडम क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेन। तो पता तो लगेगा कि ये कंस्ट्रेन कहाँ से आते हैं हमारे लिए। तो ये सारे इसमें समझाया है। तो और कहीं कहीं कंस्ट्रेन होने भी चाहिए, ये भी इसमें बता रखा है। और अब देखो, अब यहाँ पे जो थ्योरी है, जो मेन थ्योरी है, वो क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है डायरेक्टली, प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है और नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है। तो अगर आप लोग मेरी क्लास में आओगे, मान लो पॉलिटिक्स पढ़ोगे आप क्लास में, तो वहाँ पे मैं अगर डीपीएसपी समझा रहा हूँ आपको, फंडामेंटल राइट समझा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको एक लाइन में बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव लिबर्टी और डीपीएसपी आर ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो वहाँ शायद इतनी बात ना हो पाए क्योंकि लक्ष्मीकांत वैसे लिखा होगा। अब इसके नीचे प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ कहाँ बताया होगा, इसके अंदर। तो नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। तो नेगेटिव लिबर्टी के अंदर मेरा एक पर्सनल स्पेस है जहाँ पे मैं इंटरफेरेंस नहीं चाहता। तो सरकार मुझे कमिटमेंट देती है कि हम आपके कुछ एरिया में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और वो बन गया राइट टू हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है। तो असल में जो फंडामेंटल राइट्स है उनको हम क्या बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट, कि सरकार कुछ ऐसी मनमानी ना करे, वो हमें क्या देते हैं, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट स्टेट, सरकार कुछ गलत ना करे हमारे साथ, हमारे धर्म में इंटरफेयर ना करे, हमारे खान पान में इंटरफेयर ना करे, हमारे रिलीजन में इंटरफेयर ना करे, तो वो सारा क्या बन गया, फंडामेंटल राइट्स। अगर हमने स्टेट को पूरी पावर दे रखी है, भाई आप हमारे लिए कुछ करो, अच्छी स्टेट हम तब मानेंगे, आपको अच्छी सरकार तब मानेंगे जब आप हमारे लिए कुछ करेंगे, ताकि हम अपने पोटेंशियल को हार्नेस करें, इस सोसाइटी में रहने लायक हो जाए। तो उसके लिए सरकार को कुछ काम करना पड़ेगा, दैट इज़ अफर्मेटिव एक्शन। सरकार की तरफ से कुछ सकारात्मक कार्य होने चाहिए, और वो कार्य करने की कमिटमेंट की है सरकार को। कमिटमेंट क्या, उनको गाइडलाइंस दी है, हमारे फंडामेंटल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं, उनको गाइडलाइंस दे दी कि भाई आपको ये काम करने पड़ेंगे लोगों के लिए, तभी आप अच्छी सरकार होगे। तो उसको क्या बोल दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब जब सरकार कुछ करेगी हमारे लिए, अपने ऊपर पैसा खर्च करेगी, हमारे ऊपर पैसा खर्च करेगी और लोगों तक उन सर्विसेज को पहुंचाएगी, सभी को बराबरी पे लाने की कोशिश करेगी, उसको क्या बोलेगा हम, वेलफेयर स्टेट। अब यहाँ पे थ्योरी का कौन सा पार्ट आ गया, वेलफेयर स्टेट। अब जब लोग सभी एक सोसाइटी में रह के बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारे अननेसेसरी हमारे ऊपर किसी की तरह का इंटरफेरेंस भी नहीं है, और जहां हम लैक करते हैं, जो हम खुद के लिए नहीं पैदा कर सकते, वो हमारे लिए स्टेट कर रही है और सबके लिए कर रही है, गरीबों को पलाने की कोशिश कर, वेलफेयर स्टेट है। तो इसके अंदर हर एक आदमी बड़ा रिलैक्स्ड फील करता है कि हाँ जी मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेगा हम, सोशल जस्टिस। हर एक आदमी को इस सोसाइटी में रहते हुए क्या मिल रहा है, सोशल जस्टिस। तो इस तरह से क्या है कि इसकी आगे प्रैक्टिकलिटी कहाँ दिखेगी, हमारे संविधान के अंदर जहाँ बताई गई है। क्लियर है जी बात। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। अब यहाँ पे कुछ पूछना है आपने,
तो आप पूछ सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप अभी पढ़ोगे इस चैप्टर को फ्रीडम वाला, तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी कि इस तरह से पढ़ना है हमने, है ना। तो अगर आपने पढ़ रखा है पहले ही, तो आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों के साथ, संविधान के साथ रिलेट करोगे। सबसे बड़ी बात है, आपको आंसर लिखने में हेल्प कर जाएगा ये, आपके पास एक अच्छी वोकैबुलरी आ जाएगी, ताकि जिससे आप अपने आंसर लिख पाते हो। तो अगर आपके पास कोई क्वेरी है अभी तक, तो आप पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर एक्चुअली मैंने आपसे पूछना है कि अगर हम लोग नॉर्मली भी जब हम लोग जो रीड करेंगे एनसीईआरटी से, अगर उसको हमें एज अ आंसर राइटिंग, ताकि हम शुरू से ही जो जिस हिसाब से हमने मेंस का या फिर पेपर एग्जाम लिखना है उस हिसाब से अगर हमें लिखना होगा तो सर हम कैसे लिखेंगे? देखो ना, हर एक चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, अगर आप इन क्वेश्चन को भी डील करोगे ना, देखो एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीडम, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड द फ्रीडम फॉर नेशन। तो इन क्वेश्चन को भी अगर डील करोगे ना आप, तो भी बात बन जाएगी। जैसे एक लिखा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोनोटेशन ऑफ द लिबर्टी। अब क्वेश्चन क्या दिया इसके, एनसीईआरटी के इसी चैप्टर के नीचे क्वेश्चन दिया, देखो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। अब अगर आपने पीछे से क्वेश्चन सही से समझ लिया, और अगर इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो, लिख लो आप, और उसी के बेस पर आप क्या कर दो, लिख के भेज दो हमें, है ना। तो यही तरीका है। और मैं कहता हूँ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई 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 बड़ी चीज़ नहीं, ऐसा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर आप क्लियर हो ना, अगर आपकी क्लियरिटी है, तो मैं कहता हूँ कि सफिशिएंट है इतना, आपका बेस इतना स्ट्रांग बन जाएगा। और अगर ये दोनों एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने, उधर लक्ष्मीकांत पढ़ ली, तो सफिशिएंट है। और ऊपर से क्या कर दिया आपने, जो करंट में चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, तो वो अगर पढ़ लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो, जैसे अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक स्कीम चला दी। अभी लिख लिया, गवर्नमेंट बोलती है आयुष्मान भारत स्कीम। अब आयुष्मान भारत स्कीम मान लो करंट अफेयर्स में है, तो अगर आपको लगता है कि जो ये आयुष्मान भारत स्कीम है, कौन सी लिबर्टी की बात कर रही है ये, तो ये सीधी बात है, किसकी बात कर रही है, पॉजिटिव लिबर्टी, कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट दे रही है जहाँ पे हम अपने आप को हेल्दी महसूस करें, जहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने आप को हेल्दी महसूस करें। अब इस आयुष्मान भारत के अंदर रहते रहते जो सरकार क्या कर रही है, अमीर आदमी से पैसा ले रही है टैक्स के तौर पर, गरीबों के लिए स्कीम लेके आ रही है। तो इसको क्या बोलेगा हम, वेलफेयर स्टेट। लोगों के वेलफेयर के लिए क्या कर दिया, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैंने टैक्स किसको दे दिया, सरकार को, और सरकार ने क्या लिया, स्कीम। अब अगर मेरी कैपेसिटी हेल्थ लेने की है, प्राइवेट में जाके भी, कहीं पे भी, अब एक गरीब आदमी को भी 5 लाख तक रुपए मिल रहे हैं अगर उसको बीमारी हो रही है अपना ऑपरेट करवाने के लिए। अब ये गरीब आदमी, इसकी सालाना इनकम है 50,000, बट अगर ये इंसान बीमार हो जाता है तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल रही है 5 लाख की। तो अब इसकी तो कमाई के साधन 50,000 थे, पर ट्रीटमेंट कितने की मिल रही है इसको, 5 लाख की। तो इसका मतलब है ये तो सोसाइटी में बड़ा ही अपने आप को अच्छा महसूस करेगा। तो इसको क्या बोल दिया हमने, वेलफेयर के साथ साथ क्या बन गया ये सोशल जस्टिस। वेलफेयर के साथ क्या बन गई ये, सोशल जस्टिस। अब ये बड़ा सही फील कर रहा है इसके अंदर। और अगर हम बात करेंगे इसको, सरकार का कौन सा एक्शन हो गया ये, एफर्मेटिव एक्शन, एफर्मेटिव एक्शन। और इसमें लिबर्टी कौन सी मिल गई, पॉजिटिव लिबर्टी। अब करंट के साथ अगर इक्वेट करोगे यहाँ पे, तो अगर मान लो सरकार ये बोले कि अभी जो हिजाब वाला केस है इसको बंद कर दो, कोई नहीं पहनेगा, तो इसमें जो हिजाब पहनने वाले जो लोग हैं उनको कहां पर अटैक दिख रहा है, वो क्या चाहते हैं, नेगेटिव लिबर्टी। यहां पे क्या है, अगर सरकार उनका हिजाब नहीं उतरवाती, उनको बोलती है आप पहनो, तो दे आर इंजॉइंग नेगेटिव लिबर्टी, कि सरकार इंटरफेयर मेरे पर्सनल मैटर में नहीं करेगी। अब इधर से देखो, यहाँ पढ़ी आपने थ्योरी, उधर देखा आपने फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, वेलफेयर स्टेट, अफर्मेटिव एक्शन ऑफ स्टेट, और इधर जोड़ दिया आपने करंट के साथ। और यहीं पे क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो अगर आपके पास सही से मैटर है तो आप लिख पाओगे इस चीज़ को। ठीक है जी, और कोई सवाल? सर, हाँ जी सर आगे बात से सर,
सर मेरे को एक डाउट है सर, अभी जैसे सर मैंने थोड़ा सा पढ़ा है पहले सर, हाँ हाँ मैंने लक्ष्मीकांत से स्टार्ट किया था सर हाँ हाँ पढ़ना। हाँ हाँ हाँ। तो और एनसीईआरटीज में सर मैंने +1 +2 की ही सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, ज्योग्राफी है ना सर। हाँ हाँ। और तो फिर से एनसीईआरटीज को पढ़ना चाहिए सर, मतलब देखो पढ़ना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि देखो कि टाइम है आपके पास, तो देखो मैं तो हमेशा ये प्रमोट करता हूँ कि एनसीईआरटी और एक न्यूज़पेपर ये बहुत बड़े हथियार है, क्योंकि इसकी रेलेवेंस सबको पता है पर प्रैक्टिकली कोई करता नहीं इसको, है ना। तो अब आपने किस लेवल तक पढ़ी है, तो अगर आपको लग देखो ना, अगर आपने जन सीरियसली पढ़ी है, सही से पढ़ी है, तो आपको ना यहाँ पे शब्दों की बहुत अहमियत है। अगर आप शब्द पकड़ना सीख रहे हो ना, अगर आप उस लेवल पे जाके पढ़ रहे हो ना, तो मैं तो कहता हूँ दोबारा पढ़नी चाहिए, फिर और क्लियरिटी आएगी। अगर आपने पहले लक्ष्मीकांत पढ़ी है ना, और अगर आप अब अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अब आप असल में समझोगे यार मैंने पढ़ा था वहाँ पे एक शब्द वेलफेयर स्टेट का, अब समझ आया कि वेलफेयर होता क्या है ना। तो अगर आपके पास टाइम है, टाइम अगर आपका अलाउ करता है, तो और आपकी क्लियरिटी आएगी। मैं तो हमेशा बोलूँ, अगर आप हिस्ट्री पढ़ ली, आपने इधर उधर से पढ़ ली हिस्ट्री, अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, कोई भी आंसर्स को पिक कर रहा हूँ ना लिखने के लिए, तो जो लैक ऑफ वोकैबुलरी है सर। यस यस, ये लैक ऑफ वोकैबुलरी देखो दो चीज़ों से बड़ी सॉर्ट आउट होने वाली है। एक तो ये एनसीईआरटी और दूसरा न्यूज़पेपर। और इसीलिए देखो ना, मैं आपको ऐसा कोई गलत गाइड नहीं करूँगा कभी भी, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चला ना कि जिस्ट वाला कि भाई एनसीईआरटी की जिस्ट पढ़ा, वो तो यार आपको एक वन लाइनर बना के दे दिए नोट्स, है ना, उससे उससे क्या डिराइव करोगे आप, है ना, वो नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेहनत करो खुद। और ये फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ भी रखी है ना पहले किताबें, अगर वो दोबारा पढ़ेंगे कोई टाइम नहीं लगेगा। इतनी पतली पतली एनसीईआरटी आप जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, और आपका आपका काफ़ी कंसेप्ट तो आपको वैसे बिल्ड हो रखा है ना, तो इसलिए पढ़ लेनी चाहिए अगर आपका टाइम है। ठीक है जी। यस सर, क्लियर, थैंक यू। और कोई? सर जैसे हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं, पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे या फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके, तो सर इसको किस हिसाब से मतलब लिखना होता है? देखो ना, मतलब क्वेश्चन का तो देखो सीधा हिसाब है। क्वेश्चन का ये फिक्स रूल नहीं है कि आपने इंट्रोडक्शन क्या लिखनी है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है। ठीक है जी। और देखो क्वेश्चन ये पूछ लिया कि क्वेश्चन मान लो ये पूछ लिया फॉर एग्जांपल कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन टुडेज इंडिया, कि आज के हिंदुस्तान में औरत की क्या स्थिति है। अब राइट अ शॉर्ट नोट, यहाँ पे किसकी बात करी है, एक नोट लिखना है आपने, किसके ऊपर, उनकी कंडीशन क्या है। अब देखो जो कंडीशन ऑफ वुमेन और कब के इंडिया में, टुडेज इंडिया, तीन शब्द आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिए। एक बात कर रहा है नोट की, एक बात कर रहा है कंडीशन ऑफ वुमेन की, एक बोल रहा है आज के हिंदुस्तान में। अब देखो इसमें ना, जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन हमेशा क्या है, उस क्वेश्चन के पीछे छुपी हुई एसेंस। अब इस एसेंस को कहाँ से पकड़ूंगा मैं, कंडीशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन की कंडीशन क्या है। तो अब देखो, अगर मुझे दिखती है जेन्युइनली कि कंडीशन पॉजिटिव है, या तो कंडीशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये डिपेंड करता है कि मेरी स्टडी कितनी बढ़िया है। अगर मैंने पूरे साल अखबार पढ़ा तो मेरे पास पता होगा कि आज की तारीख में वुमेन की कंडीशन क्या होगी। अब देखो, एक दिन आया था मान लो हिंदू के न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट निकली थी, फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया, इसके ऊपर रिपोर्ट निकली थी, और उसका 2-4 दिन इसके आर्टिकल आते रहे हिंदू में। तो मेरे को एक आइडिया मिल गया कि वुमेन की कंडीशन क्या है इस हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंगली। मुझे अच्छी दिखती है, माड़ी दिखती है, क्योंकि मैं फेक ऐसी तुक्के नहीं मार रहा हूँ मैं, मेरे पास एक ऑथेंटिक डाटा है, क्योंकि मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है। ठीक है जी। और फिर मैंने पढ़ा एक रिपोर्ट, मैंने किसके पढ़ी, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। उसमें मैंने कंपैरिजन करा, वर्ल्ड जेंडर इक्वालिटी के ऊपर रिपोर्ट आई, उसमें देखा कि किस किस जगह जगह क्या क्या हो रहा है।
एक मैंने पूरे साल अपनी तैयारी में मैंने ये पढ़ी थी, जेंडर वाली रिपोर्ट। उसके बाद तीसरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, कभी अखबार में आया था कि वुमेन की एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है। वैसे तो देखो वुमेन की एम्प्लॉयमेंट, वुमेन की न्यूट्रिशन क्या उनके पास, उनकी जो बीमारियां वगैरह वो सारा इसमें निकल जाता है। इसमें देखा मैंने जेंडर इक्वलिटी। एक देखा मैंने यहाँ पे कि वुमेन का कितना एक आर्टिकल मान लो आया था, जैसे अभी आजकल पंजाब में इलेक्शन हुआ, अभी देखा गया कि बहुत सारी औरतें इस बारी पंजाब के असेंबली में एंटर हुई है, और उसने क्या करते कंपैरिजन करके ये बता दिया कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन क्या बोलते हैं लॉ मेकिंग। ऑब्वियसली लॉ मेकिंग की पार्टिसिपेशन कहाँ दिखेगा, मैं पार्लियामेंट में कितनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने 3-4 ये पढ़ी थी कभी इस पूरे साल में। जब मैं एग्ज़ाम देने पहुंचा तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया इनका था, और अभी इसलिए पढ़ी है मैंने क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आता है। तो अब देखता हूँ मैं यहाँ की वुमेन कंडीशन क्या है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों रिपोर्ट से मेरे को एक आइडिया मिल गया है कि वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, इसलिए नेगेटिव है। इसलिए क्या है, नेगेटिव है। तो अब मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा, मेरे पास देखो बिल्कुल सेफ जोन में जाने के लिए 2 तरीके हैं आंसर स्टार्ट करने के। तो पहला आंसर मैं सीधा लिख लूँगा कि दिस ईयर फैमिली एंड हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो इशू ही थी, उन्होंने इस वुमेन की इतनी बात करी थी, और बाद में जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बात हुई थी, उन्होंने ये बात की थी, इन्होंने ये बात की थी। तो इट मीन्स आज की डेट से भी जो वुमेन है दे आर नॉट इन अ पोजिशन कि जिसको हम बोल सकते हैं कि यह सब कुछ सही है। तो अब ये बन गया आपकी इंट्रोडक्शन। अब इसका मतलब है कि आपने ये दिखा दिया कि ये अच्छी कंडीशन में नहीं है। आपसे पूछा लिखने के लिए नोट, अब यहाँ कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं आएगा। अगर अच्छी नहीं है तो अब आएगा क्वेश्चन क्या, वाई। कुछ बातें बताओगे आप, ऐसा क्यों है, वजह क्या है, उनके पास न्यूट्रिशन क्यों नहीं है, उनके पास हेल्थ क्यों नहीं, उसके पास ये क्यों नहीं, उसके पास। तो अगला सवाल आप किसको दोगे, वाई का आंसर दोगे। अब वाई के बाद आंसर क्या दोगे आप कि अब होना क्या चाहिए। तो व्हाट इज नीडेड टू बी डन, हमें क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली आप क्या करोगे, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम लिखोगे, सरकार ने ये स्कीम चलाई है जी, ठीक है जी, ये भी आपका हो गया। अब उसके बाद आप लेके जाओगे उसको पॉजिटिव नोट में ले जाओगे अपना आंसर लिखते लिखते। अब आपने ऊपर बोली प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपने ऑथेंटिक डाटा था, आपने पूरे साल पढ़ा था वो। उसके बाद बोला कि ऐसा क्यों है जी, वो भी बोल दिया आपने। अब बोलता कि करना क्या चाहिए, बोलते कि सरकार ये कर रही है। फिर आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिव ले लो कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ही बुरी हालत है, बहुत सारे क्षेत्र में वुमेन का ये हुआ है, दिखाओगे आप एजुकेशन में इतना हुआ है, वर्क पार्टिसिपेशन इतना बड़ा, इसलिए ये कर करके, और ये आपकी होगी क्या, कंक्लूजन। तो इस तरह से ये डिपेंड किस पे करेगा कि आपके पास क्वेश्चन किस तरह का है ना। तो कई बारी क्वेश्चन के पीछे कुछ नोट लिख होते हैं, डिस्कस, एलुसिडेट, क्रिटिकली इवैल्यूएट, है ना। तो कभी हम इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपको आगे के कि किस तरह से ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे आंसर लिखा जाता है। तो ये हम कभी एक अलग से ही क्लास करेंगे इसके ऊपर, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी वेरी लो, CGI इज प्लानिंग टू रिकमेंड मोर वुमेन इन द जुडिशरी, करंट न्यूज़, है ना। एंड NDA फीमेल आर अलाउड, पॉजिटिव एस्पेक्ट, है ना। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है ना। तो यही बोलो ना, आपके पास सेंस क्या बनती है। मैंने बताया इंट्रोडक्शन हमेशा क्या है, उसके पीछे छुपा हुआ मीनिंग जो कि आपने सामने रखना है। पोजीशन ऑफ वुमेन, अब आपके सामने उसका कुछ पता तो होगा कि वुमेन की पोजीशन कहाँ है। अब वो कहीं से आपने पढ़ी है रिपोर्ट में, उसको जो अगर आप सामने रखोगे ना, वही इंट्रोडक्शन है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ लेके जाओगे, नेगेटिव तो नेगेटिव की तरफ लेके जाओगे, और आंसर का आप सॉल्व करते जाओगे आप इस चीज़ को। तो ये तरीका है इसका। अब उसी तरह से एक चैप्टर है इसमें इक्वलिटी के ऊपर। अब इक्वलिटी का भी यही है, इक्वलिटी होती क्या है, और नेचुरल एंड सोशल इनइक्वलिटी क्या है, सोशल इक्वलिटी क्या है, पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है, इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या है ना। अब इकोनॉमिक इक्वलिटी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सोशलिज्म की बात करेगा, मार्क्सिज्म की बात करेगा, लिबरलिज्म की बात करेगा, है ना। तो इसी NCERT के अंदर आपको शब्द क्या मिलेंगे, लिबरल एंड सोशल। अब लिबरल की बात करेंगे तो किसकी बात होती है यहाँ पे,
इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इंडिविजुअल को प्रेफरेंस दी जाती है। और जो सोशल है इसमें किसको दी जाती है, सोसाइटी को दी जाती है। और ये क्या होगी, अगर इंडिविजुअल को दी जाती है क्या होगी, टॉलरेंस। यहाँ पे टॉलरेंस को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाएगा टॉलरेंस यहाँ पे कम हो जाएगी। और यही टॉलरेंस अगर रिलीजन मैटर में बन जाएगी, यही क्या बन जाएगी, सेकुलरिज्म बन जाएगी। यही क्या बन जाएगी, सेकुलरिज्म बन जाएगी अगर ये टॉलरेंस आएगी। तो ये लिबरलिज्म हो गया और ये सोशलिज्म हो गया। और उधर भीमराव अंबेडकर क्या बोलता है कि जो डेमोक्रेसी है उन्होंने बोल दिया सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ट्राइंगल के ऊपर है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, लिबरलिज्म भी ज़रूरी है, थोड़ा लेवल पर सोशलिज्म भी ज़रूरी है, और साथ में क्या है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड भी ज़रूरी है, जो कि हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। लिबरलिज्म, लिबर्टी और इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जो लिबरलिज्म है ये क्या देता है, ये किसके ऊपर फोकस करता है, लिबर्टी के ऊपर। बस लिबर्टी ज़्यादा है, ज़्यादा नियम ने चक्कर में पड़ना, ना स्टेट के ना सोसाइटी के। और ये क्या बोलता है, नहीं जी, सोशलिज्म क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, इक्वलिटी ज़रूरी है। ये बोलता है इक्वलिटी ज़रूरी है। अब बताओ जी, और हमारा संविधान दोनों की बात करता है, लिबर्टी की और इक्वलिटी की भी। अगर हम लिबर्टी ही देते गए तो कुछ ही लोग ही लिबर्टी का यूज़ करेंगे और बाकी सारे उनके नीचे आ जाएंगे, तो रूल बाय फ्यू हो जाएगा और प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के पास चली जाएगी, वो घातक हो जाएगा सोसाइटी के लिए। अगर हम इक्वलिटी पे ही फोकस करें, सबको इक्वल करने की कोशिश कर दे, तो उससे क्या हो जाएगा, एक आदमी बहुत आगे दौड़ना चाहता है, उसको हमने पकड़ लिया। तो लिबर्टी भी हमने बैलेंस करनी है, इक्वलिटी भी हमने बैलेंस करनी है। और साथ में क्या है, हमारे देश में कास्ट है, रिलीजन है, ये है वो है, वहाँ पे क्या लानी हमने, ब्रदरहुड, वहाँ में हमने ब्रदरहुड पैदा करनी है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जब इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे, इसको क्या बोलेगा हम, सोशल डेमोक्रेसी। और सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर क्या बनेगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो भीमराव अंबेडकर की डेमोक्रेसी है, तो वो बोलते हैं कि सबसे नीचे जो बेस होगा दैट शुड बी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, उसके ऊपर क्या बनेगी, सोशल डेमोक्रेसी, और बाद में क्या आएगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो इस तरह से इसके अंदर कुछ बातें इस तरह से बताई है। तो आप मीनिंग समझोगे यहाँ पे, लिबरलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है ना। तो आगे आपको क्या हो जाएगी, इसके लिए आसानी हो जाएगी। तो सोशलिज्म वगैरह सारा इसमें समझा रखा होगा आपके लिए, ठीक है जी बात। तो अब अगला है जैसे सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस क्या हो गया कि इसका भी आप समझो चीज़, सोशल जस्टिस क्या है फिर। अब सोशल जस्टिस हमेशा लिबरलिज्म पर नहीं विश्वास करेगा, तो सोशल जस्टिस क्या करेगा, थोड़ा सा इक्वलिटी में विश्वास करेगा, जहाँ पे सब लोग क्या करेंगे, बाद में एंड में एक जैसा महसूस करेंगे, सबके साथ बहुत बढ़िया हो रहा है। अब जैसे इसमें बोल दे रॉल्स थ्योरी ऑन सोशल जस्टिस, तो जो जॉन रॉल्स एक थिंकर है, उन्होंने सोशल जस्टिस पे बोला हुआ है, और उधर भीमराव अंबेडकर ने सोशल जस्टिस पे बोला हुआ है। अब जो रॉल्स की जो थ्योरी है सोशल जस्टिस की, तो अब देखो जब भी आप आंसर लिखोगे कि आपके देखो कहाँ कहाँ काम आएगा, ये पॉलिटी में तो आएगा ही आएगा, और जो पेपर 2 में आपके गवर्नेंस है ना, वहाँ सारा लिखा हुआ है शब्द, इक्वलिटी, लिबर्टी, सोशल, ये सब कुछ गवर्नेंस में आ जाएगा। तो उसको आगे जाके चाहे करप्शन फ्री इंडिया की बात करेंगे, और ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, और इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज की बात करेंगे, तो यहाँ पे सब कुछ सारी चीज़ें ये आ जाएगी। तो अब ये जॉन रॉल्स थ्योरी है, इसको आप यहाँ समझोगे, है ना। जैसे इसने बात किया है वेल ऑफ इग्नोरेंस, कि हर एक आदमी क्या है, ऐसा समझ लो कि एक इग्नोरेंस के पर्दे के पीछे रहता है। अब पर्दे के पीछे क्या, 2 तरह के लोग हैं, एक तो बहुत अच्छी सोसाइटी में पैदा हुआ है बेचारा, एक बहुत बेकार सोसाइटी में पैदा हुआ है। तो अब दोनों को क्या है कि आगे तो फ्यूचर में तो उनके पास अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए, इसलिए हमारे जो लॉ मेकर है वो ऐसे होने चाहिए कि जो सबको ही जस्टिस दे, है ना। तो इस तरह की जो ये बात है, तो ये आपको इस एनसीईआरटी के अंदर मिलेगी। अब राइट्स क्या है, पॉजिटिव राइट क्या है, नेगेटिव राइट क्या है, सोशल राइट्स क्या है, इंडिविजुअल राइट्स क्या है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी। तो आपसे यही है कि अगली क्लास में फिर जब मैं आऊँगा, तो अगला सीधा आपके सामने टेस्ट आएगा। इस एनसीईआरटी का टेस्ट होगा, पूरी एनसीईआरटी का एक टेस्ट, ठीक है जी। तो मैं क्वेश्चन इस तरह से उसके अंदर डाल दूंगा कि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनता है इसमें से,
एक। दूसरे क्वेश्चन वो हो गए जिसमें आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप कंसेप्ट को कैसा समझते हो, कंसेप्ट क्लियरिटी, वो बड़ी ज़रूरी है। और तीसरे डालूंगा मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे, शुरू में बड़े तो नहीं डालूंगा, 20-20 नंबर के, 4 नंबर के और 8 नंबर के, जो आंसर बनेंगे मेंस के लिए। ठीक है जी। तो आपने ये एनसीईआरटी, कितने पेजेस की एनसीईआरटी यही है, ये 155 पेजेस है इसके एनसीईआरटी के। तो आपने ये तैयार करनी है एनसीईआरटी। देखो अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है आपका, आप कितनी मेहनत करते हो, है ना। तो आपको करनी पड़ेगी, और 15 दिन आपका टेस्ट होगा, और 16वें दिन आपके सामने फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा उस टेस्ट को लेके। उसके अंदर जो भी आपके डाउट होंगे, जो मुझे बताऊंगा मैं आपको कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे डील करना था और कैसे पढ़ना था और कहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा, है ना। तो इतने 15 दिन का आप इतना सेट टारगेट कर लो कि आपने किताब पढ़ लेनी है बस। और इतना मैं बता रहा हूँ, अगर आप जनरली टेस्ट दोगे और बाद में मेरे साथ डिस्कस करोगे क्लास के अंदर, तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो आप देखना पॉलिटी को पढ़ने का और लक्ष्मीकांत को पढ़ने का भी आपका थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। क्लियर है जी बात। तो पॉलिटी वाली बात तो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, आगे चलूँगा मैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में। अब देखो, अब आपके सामने 2 एनसीईआरटी है, इसको भी आप कर दो नोट। एक है 6th वाली और एक है 7th वाली। अब 6th की एनसीईआरटी है, इसके अगर आप टॉपिक देखोगे, जिनके पास है वो खोल दे अपने पास। तो सबसे पहले है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, अर्थ हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है। उसके बाद है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद है मोशन ऑफ अर्थ। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्या निकालते हैं हम, टाइम जोन निकालते हैं। और जो मोशन ऑफ अर्थ है उससे क्या निकालते हैं हम, डे एंड नाइट निकालते हैं, सीज़न निकालते हैं, है ना। और जैसे एक्लिप्स की बात करते हैं, तो ये सारा कहाँ से निकलेगा, मोशन ऑफ अर्थ। फिर मैप्स है, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ के क्या क्या डोमेन्स हैं, मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, और हमारी कंट्री इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये सारी बातें बताइए। अगर आप देखोगे, अगर आप मेंस का सिलेबस खोलोगे ना, मेंस का सिलेबस जो 8th तक की एनसीईआरटी भी है, 8th तक की एनसीईआरटी भी है, उसमें से ही आपको जो ज्योग्राफी दी है मेंस के सिलेबस में, उसका कम से कम 30% सिलेबस मिल जाएगा। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपने एनसीईआरटी को पढ़ते हुए, कीवर्ड्स, कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनको कैसे समझना है। देखो ना, अगर हम लोग क्या बोलते हैं, हम हमेशा बात करते हैं बेसिक्स की। बेसिक्स का मतलब क्या होता है ना, छोटे छोटे शब्द। अगर मैं बोलूँ कि यह है राबी क्रॉप और एक है खरीफ क्रॉप, अगर आपको सच में नहीं पता है ना, तो इसका मतलब है आपको बेसिक की ज़रूरत है। और उधर बोल दिया एक शब्द मैंने आपको, फुल मून, और एक बोल दिया न्यू मून। फुल मून और एक बोल दिया न्यू मून, क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। और उधर मैंने बोल दिया विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये सारी जो बेसिक्स है। एक मैंने बोल दिया लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें साल में एक बार 29 दिन आते हैं, चौथे साल। और एक बोल दिया मैंने कि जो हमारा टाइम है 360 डिग्री अर्थ कवर करती है 24 घंटे में, और 1 डिग्री करती है 4 मिनट में। तो टाइम हम निकालते हैं, इधर टाइम बढ़ता है, इधर टाइम कम होता है। तो अगर आपको नहीं इसके बारे में पता है, तो उसका मतलब है आपके बेसिक अभी नहीं सही है। तो ये जो बेसिक्स है, ये सारे कहाँ से बनेंगे, ये सारे बनेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। तो अब देखोगे ना, अब आप जो पहला जो चैप्टर है आर अर्थ एंड आर सोलर सिस्टम, तो इसमें बड़े आराम से समझाई हुई है चीज़ें। फुल मून क्या है, न्यू मून क्या है, सेलेस्टियल बॉडी क्या है, स्टार्स क्या है, कॉन्स्टलेशन क्या है, पोलर स्टार क्या है, प्लैनेट्स क्या है ना। तो और प्लैनेट को कैसे, प्लैनेट की किस तरह की, इनकी सन से कितनी दूरी पे कौन सा है, कौन सा नज़दीक में है, कौन सा ज़्यादा चक्कर जल्दी लगाता है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारी है पहले चैप्टर में दी हुई है। अब जैसे दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब देखो, अब ये अर्थ है,
ये अपने एक्सिस पे क्या है, टिल्ट हो रखी है। अब जो ये टिल्ट हो रखी है अपने एक्सिस पे, तो ये अपने एक्सिस पे जब घूमती है इसको बोलते हैं रोटेशन, रोटेट कर रही है। और एक चक्कर लगा रही है किसके आगे, सन के आगे, इसको क्या बोलेगा हम, रेवोल्यूशन। तो रोटेशन से क्या निकलती है, नाइट्स, और रेवोल्यूट करती है तो उसे क्या निकलते हैं, सीजन्स। तो ये डे नाइट सीजन, तो इसके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कहाँ दे रखे हैं, यहीं पे ही। अब जैसे ट्रॉपिक, अब इस तरह से ये अगर अर्थ है, यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या मान लिया हमने, इक्वेटर, और इधर से ये ऐसे बनती गई, और 23.5 में क्या मान दिया हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सेम 23.5 में क्या मान दिया हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इन सारी लाइंस को क्या बोलेगा हम, लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, एक दूसरे के पैरेलली चलती है। और उसी तरह से एक इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ खींच ली, इसको मान दिया हमने 0 डिग्री, किसका, लॉन्गिट्यूड का। इसको 0 डिग्री मान दिया लॉन्गिट्यूड का, और वैसी ही लाइन इसके साथ ऐसे चलती है। इन सबको क्या बोल दिया हमने, लॉन्गिट्यूड, है ना। अब प्री में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। अब हमने निकालना है टाइम, तो वो कैसे निकलेगा, है ना। अब ये लॉन्गिट्यूड, अगर हमने मान लिया यहाँ पे ये 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे है, ये लंदन में है, ये ग्रीनविच, वहाँ हमने इमेजिनरी लाइन खींच ली। अब इसके आगे 180 लाइन इसके आगे है, और 180 लाइन इसके इस तरफ है। तो 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, तो टोटल कितना बन गया, 360 डिग्री। टोटल कितना बन गया, 360 डिग्री। अब जो हमारी अर्थ है, 360 डिग्री को पूरा करने के लिए कितना लगाती है टाइम, 24 घंटे। 24 घंटे। तो इसका मतलब है कि अगर 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा करती है, तो 1 घंटे में कितना करती है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री कितने में करती है, 1 घंटे में। और जो एक ये हो गया आवर्स, ये हो गई डिग्री, आवर्स एंड डिग्री। तो 24 घंटे लगते हैं 360 डिग्री को पूरा करने के लिए, और 1 घंटा लगता है 15 डिग्री को पूरा करने के लिए। अब हमने ये भी देखना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं हमारे पास, 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। आगे डिवाइड करेंगे उसको किस में, मिनट्स में। तो इसका मतलब है अगर 1 डिग्री को 15 डिग्री को पूरा करने के लिए 60 मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री को पूरा करने के लिए कितना मिनट लगेगा हमारे पास, 4 मिनट, क्योंकि 15 चौक कितना होता है, 60। तो 1 डिग्री को पूरा करने के लिए टाइम लगेगा कितना, 4 मिनट। 15 डिग्री को पूरा करने के लिए लगेगा कितना, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। 360 डिग्री को पूरा करने के लिए कितना, 24 घंटा। अब ये तरीका क्या है टाइम को निकालने का, कि टाइम हमने कैसे निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि अब देखो, अगर मैंने आपको बताया, मान लो कराची है फॉर एग्जांपल 10 डिग्री पे, और दिल्ली है 15 डिग्री पे। कराची है 10 डिग्री पे। अब जो कराची है ये है कहाँ पे, वेस्टर्न साइड पे, और दिल्ली है ईस्टर्न साइड पे। अब दोनों में डिग्री में कितना डिफरेंस हो गया, दोनों की जो डिग्री है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो है 5 डिग्री का। दोनों की जो डिग्री है कितने का डिफरेंस है, 5 डिग्री का। अब हमने ये देखा 1 डिग्री कितने में कवर होती है, 1 डिग्री होती है कितने में, 4 मिनट में। तो 5 डिग्री का मतलब क्या हो गया, दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस हो गया, 4 5 20। तो इस हिसाब से कराची और दिल्ली के बीच में जो टाइम में जो फ़र्क होगा वो कितना होगा, 20 मिनट, वो होगा 20 मिनट। तो अब देखो जी, तो अब ने ये मान ली 0 डिग्री ग्रीनविच पे। इससे आगे कितनी लाइंस लगी हुई ऐसी,
180, इसके इधर भी कितनी है 180। अगर इस लाइन को मैं सीधा रखा हुआ है मैंने भी, अगर इसको मैं इकट्ठा कर दूं तो 180 डिग्री कहीं इसके बैक साइड में मिल लेगी आपस में। अगर मैं इसको ग्लो बनाऊं तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री एक ही पॉइंट पे आ जाएगी, तो वो मिल लेगी आपस में। अब देखो जी, ये बन गई कौन सी ईस्टर्न साइड और ये बन गई कौन सी वेस्टर्न साइड। तो अब होगा क्या, इधर रखना आपने याद क्या, जापान। तो जापान को क्या बोलता है, राइजिंग सन वाली कंट्री बोलता है, क्योंकि दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे जो डिफरेंस कितना होगा, पूरा इस 180 डिग्री पे इस 180 डिग्री में कितना डिफरेंस होगा, 24 घंटे का। 24 घंटे का डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री को पूरा करने के लिए कितने घंटे चाहिए, 12 घंटे। 180 को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 12 घंटे। तो टोटल 360 को कितना चाहिए, 24 घंटे। तो इसका मतलब है इस 180 डिग्री वाली लाइन पे और इस 180 वाली लाइन पे कितना घंटे का डिफरेंस होगा, 24 घंटे का। तो इसी से क्या निकलेगी, डेट लाइन। अब डेट लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 24 तारीख के 12 बजे हुए है दिन के, तो यहाँ पे कितना होगा, 24 तारीख, यहाँ पे क्या होगी, पिछली 23 तारीख के क्या बजे हो गए, 12 रात के। तो यहाँ पे दिन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रात स्टार्ट हो गया। तो क्या होती है, इसको डेट लाइन बोलते हैं। तो ये आप, मैं सिर्फ थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, तो आप समझोगे यहाँ पे बात कि यहाँ पे तो एक दिन का डिफरेंस बढ़ गया सीधा ही। तो जापान में दिन की शुरुआत हो रही है, सुबह 8 बजे है सुबह के, इधर 8 बजे कब के, रात के। क्लियर है जी बात। तो इस तरह से क्या है कि ये सारी बातें कहाँ बता रखी है, एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल क्लियर समझाया हुआ आपको, जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, कि कैसे कैसे हम यहाँ पे टाइम निकालते हैं, कैसे कैसे हम यहाँ पे डेट निकालते हैं ना। तो ये चीज़ें हो सके आपको बड़ी किताबों में नहीं मिलती होती है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से निकलेगी। तो लैटिट्यूड से क्या निकलता है हमने, लॉन्गिट्यूड से क्या निकालते हैं हम, ठीक है जी। और इसी तरह से जब ये अर्थ रेवोल्यूशन करती है, तो ये तो करती है रोटेशन, जब ये रेवोल्यूशन करेगी सन के इर्द गिर्द में, तो उससे क्या निकलेगा हमारे, सीजन। तो सीजन का अलग चैप्टर है इसके, मोशन ऑफ द अर्थ। तो जो सीजन निकलेंगे और उस सीजन में से ही जो सबसे बड़ा दिन है, सबसे छोटा दिन है, और 2 सीजन में क्या होगा, जो सन की लाइट है वो सीधी कहाँ पड़ेगी, इक्वेटर पे। इसको क्या बोलेगा हम, इक्विनॉक्स, जिसमें क्या होगा, दिन और रात दोनों बराबर होता है। और समर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर में क्या होगा, जो दिन होगा सबसे लंबा होगा, रात छोटी होगी, जो 21 जून वाला दिन आता है। तो इस तरह से क्या है कि तो ये जो भी छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी आपकी यहाँ से क्लियर होगी, ठीक है जी। जैसे अगला चैप्टर है मैप वाला, चलो मैप वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको पढ़ोगे। और उसी तरह से नेक्स्ट है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे मेजर डोमेन ऑफ अर्थ में आप समझोगे कि हमारे जो कितने कॉन्टिनेंट है, सारे को, एशिया क्या है, यूरोप क्या है, अफ्रीका क्या है ना। और ये सारा आप देखोगे, और फिर आप देखोगे कि जो ये अर्थ है हमारी, ये इन्वायरमेंट वाला पार्ट भी है। एक है लिथोस्फीयर, एक है हाइड्रोस्फीयर, और एक है हमारा जो एटमॉस्फेयर बनता है, जो जहाँ एनवायरनमेंट है, और बीच में क्या बनेगा हमारा बायोस्फीयर, जहाँ पे क्या होता है, लाइफ चलती है। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी डेफिनेशन जो हमें पता होने चाहिए, बायोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है ना। तो ये सारा यहाँ पे बनेगा। और एक चैप्टर है मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्या लैंड फॉर्म है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, माउंटेन की डेफिनेशन क्या होती है, प्लेटू की क्या होती है, माउंटेन रेंज क्या होती है, बेसिन क्या होता है जहाँ पे नदी बहती है, नदी अपना पानी इकट्ठा करती है, हिल्स क्या है, प्लेन क्या है ना, और इथमस क्या है, पेनिनसुला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, ट्रिब्यूटरी क्या है, डेल्टा क्या है ना। तो ये सारे जितने भी फॉर्म हैं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे इस पे समझाया है, प्रॉपर बता के, फ़ोटो दिखा के आपको। और फोल्डिंग माउंटेन कैसे बनता है, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, प्लेटू कैसे बनता है, एस्चुरीज कैसे बनती है, और डेल्टास कैसे बनते हैं। और उसी तरह से इंडिया के बारे में बताया कि जैसे हमने पढ़ा भी
जैसे यहाँ पे है, हमने पढ़ा था भी डेट लाइन है जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, तो वैसे इंडिया का भी अपने एक स्टैंडर्ड टाइम है। तो पूरे हिंदुस्तान के बीच में जो इंडिया की जो स्टैंडर्ड लाइन है वो कहीं 82 डिग्री में कहाँ गुजरती है, इलाहाबाद होते हुए। तो ये सारी बातें किसमें बताई है, 6th NCERT में। तो और कुछ भी नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। अगर आप देखोगे इस NCERT के अंदर कितने चैप्टर है इसमें, कितने पेजेस है इसमें, 61 पेजेस है। तो अगर आप दिन के 30 पेज पढ़ोगे ना तो 2 दिन में आप इसको आराम से कर सकते हो। बट शर्त यह है कि आपको क्या है कि बेसिक चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। ऐसे नहीं करना कि पढ़ के आगे निकल गया, या नहीं एक बार समझ तो दोबारा पढ़ लो। क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी। अगर मैं बता रहा हूँ कि आपको जो हमारी डेल्टाज होते हैं और एस्चुरीज क्या होती है, जब तक आपको समझ नहीं आया ना कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तब तक पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। डेल्टाज क्या है, एस्चुरी क्या होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से कंसेप्ट पे आपने क्लियरिटी रखनी है। और उसी तरह से 7th क्लास की NCERT है आर इन्वायरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट NCERT है। सर, कैन दिस इंटरेक्शन बी कंडक्टेड इन इवनिंग आवर्स ऑन संडे? समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेंड द सेशन ड्यू टू द ऑफिस। इसका भी हम देखो, थोड़ा संडे को मुश्किल हो जाता है। यहाँ में ये काम करेंगे, सैटरडे को ही करेंगे, पर करेंगे इवनिंग में, क्योंकि संडे को थोड़ा ऑफ करना होता है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि इवनिंग आवर्स ही सैटरडे के करेंगे, है ना। तो संडे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फ़िलहाल के लिए। हाँ जी, अब बताओ कुछ इसको लेकर कुछ आपके डाउट है। देखो, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है, कंसेप्ट कैसे समझना है आपने, है ना। अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी होती, ऐसा ही होता, फिर तो सीजन ही नहीं बनते। फिर क्या होता, सनलाइट ऐसे पड़ रही है बस, है ना, ऐसे पड़ रही है। तो अगर ये इस तरह से टिल्ट है ना, टिल्ट है तो ही तो सीजन बनेगी। अब क्या कर दिया हमने, और देखो ऐसे लाइन बना दी। अब इसमें क्या होगा, सनलाइट यहाँ पे तो पड़ रहा है खूब सारा, यहाँ पे खूब सारा पड़ रहा है। तो कब पड़ रहा है ये, यहाँ पे जो सनलाइट पड़ रही है ये पड़ रही है इक्वेटर पे, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी क्या हो गया, जिसको हम बोलते हैं ना उत्तरायण जिसको बोलते हैं। तो 21 दिसंबर के बाद अब जो सनलाइट कहाँ को आने लगेगी, ऊपर को। तो 21 जून तक कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पे। अब होगा क्या, ये वाला फेज होगा ना, जो ये वाला फेज है, ये इस टिल्ट की वजह से अब अगले 6 महीने के आगे सनलाइट के आगे ही रहेगा, 6 मंथ के लिए। तो इसलिए नॉर्थ पोल में क्या नोटिस करेगा हम कि 6 महीने यहाँ पे सनलाइट ही हो रहेगा, दिन ही रहेगा। और जो इस टिल्ट की वजह से जो ये बिल्कुल साउथ वाला पोल है, ये क्या हो गया, सन से बिल्कुल हट गया। अब अगर सनलाइट पड़ेगी तो कहाँ तक पड़ेगी, यहीं तक पड़ेगी, यहाँ नहीं पड़ेगी। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे टाइम यहाँ पे रात रहेगी 6 मंथ के लिए। अच्छा, ऐसे चलते चलते अब यहाँ पे जो सीजन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे समर। जो ये वाला पोर्ट है, ये बन गया समर, और यहाँ पे क्या बनेगी, विंटर। अब अगर इंडिया में आज समर स्टार्ट हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में विंटर स्टार्ट हो गई है ना। तो इस टिल्ट की वजह से ही क्या है, हमारे सारे बनता है सीजन। क्या इक्वेटर पे सीजन बनता है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा हुआ है चेस में, क्या इक्वेटर पे सीजन बनता है, तो आंसर क्या होगा, नो। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर के पास एक लग्जरी है, वो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ रही है तब भी इक्वेटर लाइट लेती है, जब सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ती है तो भी वो लाइट लेती है। और एक जो हमारे जो पोल है उसमें उल्टा हो जाता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ेगी तो पोल में पूरे टाइम क्या होगी, दिन होगी, और साउथ में रात हो जाएगी। और जब साउथ में लाइट पड़ेगी तो ऊपर रात हो जाएगी, नीचे दिन हो जाएगा। अब देखो जी, उसी तरह से अगली जो NCERT है, अब इसमें किसकी बात है, इन्वायरमेंट की बात कर दी पहले, है ना। इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें, अगला है इनसाइड और अर्थ की जो अंदर की कंडीशन है, कोर क्या है, मेंटल क्या है, क्रस्ट क्या है, सिस्मिक वेव्स क्या है, लावा क्या है, मैग्मा क्या है, और जो अर्थ के अंदर कुछ एक्सप्लोजन्स होते हैं, अर्थ के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो क्या है, और बाहर क्या होता है ना, एयर क्या है, वाटर क्या है, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह क्या है। तो अब जब आप पढ़ोगे इस चीज़ को पूरा, तो अगर आप सिलेबस के साथ बाद में रिलेट करके देखोगे तो आपको, मैं बता रहा हूँ कि आपको लगेगा कि शायद NCERT ही पूरा सिलेबस कवर कर देगी आपकी ज्योग्राफी वाला, मेंस वाला, प्री वाला तो है ही है। तो और ये NCERT थोड़ी सी बड़ी है, इसके जो पेजेस हैं ये है 77, कुछ ज़्यादा है भी नहीं इसके। तो
4 कर दिन आप इस पे लगा लोगे, है ना। तो पॉलिटी वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही, तो आपके पास 15 दिन है। तो एक तरफ से आपका एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि 15 दिन में आप कितना कर पाते हो, है ना। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप इन तीनों एनसीईआरटी को करें सही से, और अगर तो एक रिवीजन लग जाए फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और एक बात मैं और भी बताऊँगा आपको कि इसको ना रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम एक फर्स्ट रीडिंग में पढ़ते हैं ना चीज़ों को, पहली रीडिंग में हम पढ़ते हैं, तो ये समझ लो आपने 100% पढ़ ली, बट रिटेंशन कितनी हुई आपके पास, रिटेंशन कितनी रहेगी आपके पास, 20%, ठीक है जी। और अगर आपने रिवीजन में गैप दिया कितने का, कम से कम 2 महीने का, तो मैं बताऊं आपकी जो रिटेंशन है वो 5% भी नहीं रहेगी। अगर आपने एक काम कर दिया, देखो मेरा, जब मैं खुद भी तैयारी कर रहा था तो मेरा यह असूल था कि एक ही चीज़ को 3 बारी पढ़ना, उससे क्लियरिटी बहुत आ जाती है। तो आपने क्या किया, एक एनसीईआरटी पढ़ी आपने लगाया 20 दिन, अब 20 दिन नहीं 5 दिन, जो ये छोटी छोटी एनसीईआरटी है, 5 डेज में आपने एनसीईआरटी पढ़ी, रिटेंशन कितनी हुई आपकी, 20%। अब ऐसा हो सकता है, जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, शायद आपका तरीका थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। मैं क्या करता था कि जैसे एक बारी एंड हुआ वैसे ही मैं दोबारा पढ़ता था। तो अगर मेरे को पहली बारी में 5 दिन लग गया तो दूसरी में मेरे को 2 दिन लगते थे पढ़ने में। अब जो मेरी रिटेंशन है ना, मैं आपको दावे से बोलता हूँ 50 से 60% हो जाएगी सीधी। और आपको नोट्स नहीं बनाने, आपने क्या कर दिया, चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया। बिल्कुल पहली रीडिंग में आपने अंडरलाइन नहीं किया, दूसरी रीडिंग में क्या कर दिया आपने, चीज़ों को सही से अंडरलाइन कर दिया। अब आपकी रिटेंशन बहुत बढ़ गई है, 50-60% हो गई। अब मैं कहता हूँ कि तीसरी रीडिंग आप तुरंत लगाओ। किस पे लगाओ, जो चीज़ें आपने अंडरलाइन करी हुई है या साइड में कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको तीसरी रीडिंग में, मैं कहता हूँ आपके 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे में आप पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दोगे। तो अब होगा क्या, आपकी जो रिटेंशन है ना यहाँ पे 70 से 80% बढ़ जाएगी आराम से। और अब किया कि आपने 5 दिन, 2 दिन, 7 दिन और 3 घंटे बस। और अब इतने टाइम में आपने ना इतनी सही से पढ़ ली ये चीज़ कि आपके पास, अगर आप यही चीज़ अगर आप अब 2 महीने बाद खोलोगे ना, आप ये पाओगे आपके पास 50 या 60% रिटेंशन है। एक बारी पढ़ी हुई चीज़ अगर आप 2 महीने बाद खोलोगे तो आपके पल्ले में 5% पड़ेगी वो। अगर आप 3 बारी पढ़ी हुई चीज़ 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद ओपन करोगे ना, तो आप ये पाओगे कि आपके पास 50% ये क्लियर है। अब इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा आपको, अब जैसे आपने 6th की पढ़ी इस तरह से, और 7th की पढ़ने के लिए क्या हो गया, आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको क्लियरिटी है, क्योंकि आपको चीज़ें आती है अब इसमें से, है ना। तो 7th की आपके लिए आसान हो जाएगी। तो 2 एनसीईआरटी आपकी खत्म हो गई, 3 बारी पढ़ी आपने, अंडरलाइन कर दिया, और इवन नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और आपके सारा दिमाग में बैठ गई चीज़ें क्या है। अब पहुँचे आप टेस्ट देने। अब टेस्ट दोगे तो इसका मतलब है आपकी तो तीसरी रिवीजन लग गई। तो टेस्ट जो हम बनाएंगे वो थोड़े इस स्टैंडर्ड के टेस्ट इस तरह से हो गए ताकि आपकी रिवीजन भी साथ हो जाए। तो तीसरी रिवीजन में क्या हो गया आपकी, चौथी रिवीजन कब लग रही है आपकी, टेस्ट का टाइम लग रहा है, क्लियरिटी आ रही है। फिर अगली बार आपके सामने कोई टीचर पेश हो जाएगा और वहाँ आपकी थोड़ी और डिस्कशन हो जाएगी। तो आपका एक बारी वाली मेहनत वाला जो कंसेप्ट है ना, वो लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है जी। फिर अगली पढ़ोगे आप तो 8th के लिए आपका फिर और बेस बनेगा। वैसे वैसे करते 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 आपकी सारी एनसीईआरटी जो सारी चीज़ें आपसे जुड़ जाती है, मैं बता रहा हूँ। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपका कि ज्योग्राफी वाली जो कंसेप्ट है ना, वो गवर्नेंस में लगाना स्टार्ट कर दोगे, गवर्नेंस वाले आप दूसरी जगह लगाना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको ना कुछ चीज़ें बड़ी इकट्ठी मिलेगी। अब आगे के जब पढ़ेंगे हम तो ज्योग्राफी के ही पार्ट आपको इकोनॉमी देखने लग जाएंगे। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है वो हमें यहाँ भी पढ़ते हैं, हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं हम। तो एक टाइम ऐसा लगेगा आपको ना ज्योग्राफी और इकोनॉमी बड़ा लिंक होने लग जाएगा आपके साथ, है ना। तो वो तब होता है जब आपकी रिटेंशन सही है और रिवीजन सही है। और याद हमेशा ये रखना बात है कि जितनी आप चीज़ों को रिवाइज करोगे उतनी ही क्लियरिटी आती है। और आपके जो कीवर्ड्स है ना, वो आप कितने स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे किसी अभी आप क्या नाम है, राघव वत्स साहब पूछ रहे थे कि मुझे थोड़ा वो रहती है कि लिखने लग जाता तो मेरे पास वर्ड्स की कमी बढ़ जाती है। तो अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग रिवीजन है ना, तो आपकी डेली की वोकेबलरी में वो शब्द ऐड हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, फिर आपको आंसर लिखने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये तरीका रखना कि 3 एनसीईआरटी दिए मैंने आपको पढ़ने को, कम से कम 2-2, 3-3 बारी पढ़ के आओ।
तीसरी रिवीजन सिर्फ आपने वहाँ करनी है जहाँ आपने अंडरलाइन किया हुआ है ना। अगर नोट्स बनाओ तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं चाहूँगा कि आप नोट्स बनाएं, तो फिर समय बहुत लगेगा। हाँ, कुछ कुछ आप जस्ट बना सकते हो साथ में ना, ताकि आपको पढ़ने के लिए आसान हो जाए, बाद में रिवाइज के लिए आसान हो जाए। ठीक है जी, तो ये है जी। तो 5-7 मिनट आपके पास और है, अगर आपने कुछ पूछना है, जानना है, बस काम करना है आपने। बस मैं ये चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से करोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, देखना आपको अच्छा लगेगा। आपकी तैयारी, आप खुद मास्टर होगे अपनी तैयारी करने के कि मुझे किस तरह से करनी है। चलो कोई बात नहीं, चलो आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन कि 15 दिन के लिए आपने तैयार रहना है इनके टेस्ट के लिए, ठीक है ना। और 16 डेज को जो भी होगा एक्सपर्ट वो आपसे डिस्कस कर लेगा। एनटी की टेस्ट सीरीज कब तक आ रही है? एनटी की टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है, चल रही है हमारी टेस्ट सीरीज़ आजकल। तो एनटी की टेस्ट सीरीज़ में क्या है कि जितने 8-10 टेस्ट तो हो चुके हैं, तो अब 6-7 टेस्ट रह गए हैं। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो पिछले टेस्ट आपको सारे एक गो में मिल जाएंगे, सारे इकट्ठे मिल जाएंगे, और जो बाकी बचे हुए टेस्ट हैं वो शेड्यूल में मिलते रहेंगे, है ना। तो एनटी की टेस्ट सीरीज हमारी भी चल रही है और एचएस की भी चल रही है, दोनों चल रही है। चलो जी ठीक है, फिर आप करो इसको काम को, और अगली बारी मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे से तैयार करके आए, है ना, ताकि हम आगे फिर उसी जोश के साथ काम करें। चलो जी, थैंक यू, धन्यवाद।